गुड मॉर्निंग। पीछे वाले वीडियो में हमने 3 मॉडल पढ़े थे परमाणु के। कौन कौन से पढ़े थे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? 3 परमाणु मॉडल पढ़े थे। पहला पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा पढ़ा था हमने बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या था? हाँ, एक बार बोर का परमाणु मॉडल का रिवीजन कर लेते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई क्षय नहीं होता है, उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है और ना ही ऊर्जा बनती है, यानी उनकी ऊर्जा में विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, या फिर KLMN, या फिर 1 2 3 4 के नाम से भी जानते हैं। तो बोर का मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई विकिरण नहीं होता है, उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तीसरा नियम था कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन कक्षाओं को हम KLMN या फिर 1 2 3 4 से सूचित किया जाता है या फिर जानते हैं। कक्षाओं को अपन पहली कक्षा को हम K कहते हैं, दूसरी कक्षा को हम L कहते हैं, तीसरी कक्षा को M, और चौथी कक्षा को हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों की, यानी हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे पता चलेगा? भाई पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए, तीसरे में कितने होने चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने इनके लिए विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, आज का नया टॉपिक है भी हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये नियम किसने दिए थे? एक वैज्ञानिक थे बोरबरी। कौन से थे? बोरबरी। 2 वैज्ञानिक थे बोरबरी। तो बोरबरी लिखते हैं अपन इसको ना, बोरबरी संकल्पना या फिर बोरबरी के नियम से कुछ लिखते हैं इनको। ठीक है, तो इन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है ये किसने बताया था? बोरबरी ने बताया था। ठीक है, तो पहला नियम उनका था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। n यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। n यहाँ पर क्या है? कक्षा की संख्या, यानी पहली कक्षा है या फिर दूसरी है या फिर तीसरी है या फिर चौथी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भी कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए एक फॉर्मूला दिया इन्होंने कि 2n² होती है। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n²। n क्या है? कक्षा की संख्या। तो पहली कक्षा में निकालना है तो 1 लिखेंगे, दूसरे निकालना है 2 लिखेंगे, तीसरे निकालेंगे 3 लिखेंगे। तो अब हम इसको आगे करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले पहली संख्या की बात करते हैं K की। तो n बराबर क्या होगा? 1। n बराबर क्या होगा? 1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? 2n²। तो 2n² के हिसाब से क्या होगा? तो देखो 2, तो अपन ने 2 लिख दिया, इनटू n क्या है? 1 है। अपन ने n बराबर 1 यानी पहली कक्षा ली है K, तो गुणा कर देंगे हम दोनों को, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। दूसरी कक्षा की हम बात कर लेते हैं, L की बात करेंगे हम। ठीक है, तो n बराबर हम क्या ले लेंगे? 2। सूत्र क्या लगाएंगे? 2n²। तो देखो 2 इंटू n बराबर क्या है? 2,
तो 2 की घात 2, तो कितना आएगा? 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करो, 4 दी 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। तीसरी कक्षा की हम बात कर लेते हैं। तो n बराबर हम यहाँ क्या ले लेंगे? 3 2n स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो 2 गुणा 3 की घात 2, तो कितना आएगा? 3 3 9 और 9 2 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। फिर हम लास्ट कक्षा की बात कर लेते हैं, n। तो n बराबर यहाँ पर क्या होगा? 4, फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2 गुणा n बराबर कितना है? 4 स्क्वायर, तो 4 तो 16, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 2 32। ठीक है, तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 32। यानी पहली जो कक्षा होती है नाभिक के बाहर की, जो पहली कक्षा होती है, इसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या k बराबर n, k कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ये जो दूसरी कक्षा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। ये दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, l बराबर कितनी है? 8। फिर m बराबर कितनी है? 18। तो ये तीसरी जो कक्षा होती है इसको हम क्या कहते हैं? m कक्षा। ठीक है, ये m ऊर्जा स्तर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। फिर क्या होती है? n कक्षा। n कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 32। तो ये जो लास्ट की जो कक्षा है, बाहर की जो कक्षा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसी तरीके से होता है। तीसरा नियम क्या था? ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था इसका? तो दूसरा नियम देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा नियम, ये तो पहला नियम था कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऐसे होता है। दूसरा नियम है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। सबसे बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, फिर तीसरा नियम था कि भी किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक कि उसके पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नहीं भरे हुए होते हैं। देखो कैसे? देखो ये पहला कक्ष है, इस पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। तो जब तक इस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते तब तक दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर 2 भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8। तो अपन 8 भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कितने भरे? 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे। अब इस तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे? नहीं भरे जाएंगे। क्यों नहीं भरे जाएंगे? क्योंकि अभी तक इस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी नहीं हुई है। तो तीसरे नियम का मतलब यही है कि जब तक पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं भरी जाती, पूर्णतः नहीं भरी जाती, तब तक अगले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। यानी जब तक इसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक हम दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 है, अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था पहले कक्ष में तो हम दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं? 18 होते हैं। अगर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको पूरा भरे बगैर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। सिंपल सा इसका मतलब यह है
कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे भरने के बाद में ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो हमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरी के अंदर 18 और चौथी के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कुछ परमाणु है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे कैसे भरी जाएगी, वो हम देखते हैं। देखो यही देख लो, क्लोरीन होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो 2 अपन ने भर दिए। एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो हमने 8 भर दिए। तो 8, 9, 10 हो गए। अब बचे कितने इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। जो 7 बचे वो नेक्स्ट कक्षा में भरे जाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, हर कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, लेकिन इनसे कम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे इसमें दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 6 भी भरे जा सकते हैं, इसमें 5 भी भरे जा सकते हैं, इसमें 7 भी भरे जा सकते हैं। जैसे एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 18 भरे जाते हैं, लेकिन क्लोरीन परमाणु उसके एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो अधिकतम यानी अधिकतम हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपन ये भर सकते हैं, लेकिन कम हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं भर सकते, क्योंकि अधिकतम 2 ही भर सकते हो आप। इसमें अधिकतम 8 भर सकते हो, 8 से कम भर सकते हो, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो क्लोरीन परमाणु के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि ये पूरा हो गया। फिर दूसरे कक्ष एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 8 आते हैं, तो हमने 8 भर दिए। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 17 पूरे, तो 7 बच गए। तो एम इलेक्ट्रॉन में हमने कितने भर दिए? 7, क्योंकि एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो हम बात करेंगे पहले परमाणु संख्या। ये बात आ गई इतनी समझ में? मिटा देते। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है वो देखो। अब देखो ये परमाणु है, इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होती है, यानी इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है? नाभिक में क्या क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। यानी इस नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उस परमाणु की उतनी ही, मान लो कोई परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो परमाणु संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। वैसे 8 होता है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होती है ऑक्सीजन की? 8 होती है, ठीक है। तो देखो पहला क्या था? परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या की परिभाषा क्या हो गई कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं?
किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक बात हो रहा है। पहली बात हमने समझ ली कि परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी परमाणु में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब ये जो परमाणु है, कोई भी तत्व मान लेते हैं, जैसे लोहा है, क्या है? लोहा है। लोहा एक तत्व है। तो इस तत्व के बहुत सारे परमाणु, हम क्या कहते हैं? लोहा एक तत्व है। परमाणु क्या होता है? परम अणु, यानी वह छोटे से छोटा अणु जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो लोहा क्या होता है? लोहे के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो लोहे के जो भी जितने, ये मानो लोहे की छड़ है, ये लोहे के परमाणु है, यानी जिनसे मिलकर ये लोहा बना हुआ है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर ये लोहे का टुकड़ा बना हुआ है। ठीक है। ये लोहा, और लोहा किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर तो बना होता है ना, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? परमाणु संख्या की। तो इस किसकी? किसी परमाणु की परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं हम, है ना। देखो दोबारा समझो, ये एक लोहे का तत्व है। ठीक है, लोहा है। इस लोहा, ये लोहा का ये जो टुकड़ा है किससे मिलकर बना हुआ था? परमाणु से। और हम क्या कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। तो इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु है, उन सारे परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसे मान लो किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है, इस तत्व के एक परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। तो इसके अंदर उपस्थित सारे परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 8 ही होगी। यानी इसका मतलब यह है कि किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। यह कोई तत्व है, इसके अंदर उपस्थित सारे परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है। अब कुछ तत्वों की परमाणु संख्या हम देखते हैं कितनी होती है। कुछ तत्व की परमाणु संख्या अपन देखते हैं कि किस परमाणु की कितनी परमाणु संख्या होती है। तो देखो इधर हम लिख लेते हैं तत्व, और ये तत्व हो गया, और ये परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं? Z से। हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका? H। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम को किससे लिखते हैं? NaC। सोडियम को किससे लिखते हैं? NaC। परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं? O से। किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है?
8 होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। इतनी बात आई समझ में। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। ये तो होगी परमाणु संख्या, अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास एंड द्रव्यमान संख्या यानी नंबर। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? अब देखो, द्रव्यमान संख्या होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे परिभाषा समझ में कि भाई कोई परमाणु है, कोई तत्व है, लोहे का तत्व है या फिर सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, जो भी है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक तत्व के नाभिक तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, Na, क्या लिखते हैं? सोडियम। सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या होती है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है सोडियम में? 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या अपन देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 11 प्लस 12 तो कितनी हो जाएगी? 23। ठीक है, तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होता है। दोबारा देखो, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 11 प्लस 12 बराबर 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या।
अब किसी तत्व को प्रतीक चिन्ह यानी कोई तत्व अपन लिखते हैं तो उसके अंदर परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखते हैं। तो जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं, इसके लेफ्ट साइड में नीचे, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ अपन क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन के ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऐसे ही अपन एल्यूमिनियम की बात करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13। तो परमाणु संख्या को अपन एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में लिखेंगे। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड लिखते हैं। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 27। ठीक है, तो ये होता है किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना। किसी तत्व को क्या प्रतीक चिन्ह ऐसे दर्शाएंगे, परमाणु संख्या नीचे लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है समस्थानिक। नया टॉपिक हमारा क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक को इंग्लिश में हम आइसोटोप्स बोलते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होता है, देखो समस्थानिक होता है कि कोई एक तत्व है जिसके क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन उनके परमाणु संख्या तो क्या है, सबकी समान है। परमाणु संख्या क्या है, सबकी समान है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है, अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, सॉरी क्लोरीन की नहीं, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 3 होते हैं, देखो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, यानी हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, इनकी सबकी द्रव्य परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबकी परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है। सभी की परमाणु संख्या समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, अलग अलग होती है, 1, 2 और 3। इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। ये क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन। समस्थानिक का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु है, एक ही होता है हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन उसके परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं और तीनों परमाणु के द्रव्यमान परमाणु संख्या तो क्या है, सबकी समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व है, तीनों क्या है, एक ही तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, तीनों एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, जिनके परमाणु संख्या तो क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। ठीक है, अब इसको हम बता देता हूं, इसको क्या हम बोलेंगे, प्रोटियम। इसको हम बोलेंगे प्रोटियम, और इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। और फिर इसको हम बोलेंगे ट्राइटियम। हाँ, ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक की और बात करते हैं, क्लोरीन की भी कर लेते हैं। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, इनके परमाणु संख्या क्या होती है, 17 होती है। दोनों की क्या है, 17। लेकिन इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 35 होती है, और इसकी लगभग होती है 37 होती है। इसकी 35 होती है, उसकी 37 होती है। तो क्लोरीन के देखो समस्थानिकों में सिर्फ हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनके ही नाम दिए गए हैं, बट किसी के नाम नहीं दिए। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोरीन कहते हैं, इनका कोई अलग अलग नाम
नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 होते हैं समस्थानिक, तो जिनके क्या होते हैं परमाणु संख्या तो क्या है देखो तरह समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की अलग अलग है, एक की 35 और एक की 37 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समभारिक। ये तो हो गया समस्थानिक, और अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का समभारिक। समभारिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है, समभारिक यानी जिनका भार क्या हो समान हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो अलग अलग हो, है ना भाई। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु जो भार है द्रव्यमान संख्या है वो क्या है समान है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, इनकी जो परमाणु संख्या है इसकी तो होती है 20 और आर्गन की होती है 18, यानी परमाणु संख्या क्या है इसकी 20 है और इसके परमाणु संख्या क्या है 18 है, लेकिन इनका जो भार है द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, कैल्शियम का 40 है द्रव्यमान संख्या और आर्गन की कितनी है 40। द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है। देखो दोबारा देखो, समभारिक क्या होता है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व यानी अलग अलग परमाणु संख्या है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व के द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का 20 होता है और आर्गन का 18 होता है, लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है समभारिक। समभारिक को एक बार दोबारा देख लो कि अलग अलग परमाणु है, 2 अलग अलग परमाणु कैल्शियम और आर्गन अलग अलग परमाणु है, इनके परमाणु संख्या तो सबकी क्या है अलग अलग है, बट इनके द्रव्यमान संख्या क्या है समान है, तो उसे हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ है, परमाणु की संख्या कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसका मैं एक वीडियो डालूंगा, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आपको करने। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना दोबारा, या फिर वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।